नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार में। हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी ही नगर निगम के जो चुनाव अजमेर में होने जा रहे हैं, उन चुनावों में आपको फ्रेश नेताओं और नए चेहरों से मिलवाएंगे। ऐसे चेहरे जिन चेहरों को आज तक लोगों ने पार्षद के रूप में सोचा जरूर होगा, देखा नहीं है। तो हमने सोचा कि जब सब लोग नगर निगम की इस होने वाले चुनाव को सेलिब्रेट करने का माहौल जब बन ही चुका है शहर में और लोग पार्षदों के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमने सोचा उससे इतर होने वाले पार्षद मानिए या उन एफिशिएंट लोगों के इंटरव्यूज़ लें जो वाकई जनसेवा की इच्छा रखते हैं। तो इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं आज वार्ड 1 से। वार्ड 1 से मेरे साथ हैं दिनेश खंडेलवाल। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश खंडेलवाल भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और हम आइए दिनेश जी से ही पूछेंगे कि वो पार्षद क्यों बनना चाहते हैं और उनका आखिर अपने वार्ड के लिए विजन क्या है। दिनेश जी, आपके वार्ड की एक तो जियोग्राफिकल लोकेशन है और है वार्ड 1 में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, वो आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए साहब, अगर वार्ड 1 की बात करें तो वार्ड 1 को आप मिनी अजमेर कह सकते हैं। उसका कारण है कि वार्ड 1 में ज्ञान विहार जैसा इलाका आता है जिसमें शहर के धनाढ्य लोग जो है निवास करते हैं। फिर उसके बाद हम जाएं महाराणा प्रताप नगर, तो महाराणा प्रताप नगर में मध्यम वर्ग एक प्रकार का वर्ग है जो निवास करता है। फिर हम पत्रकार कॉलोनी में आए जहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद पत्रकार हैं, आपके जैसे पत्रकार हैं, वो वहाँ पे निवास करते हैं। उसी प्रकार दरगाह के बाद में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो क्षेत्र आता है वो नौसर गाँव आता है, वही वार्ड 1 के अंदर आता है। उसके अलावा सब मिली जुली जो है आजाद नगर जिसमें क्वार्टर बने हुए हैं, बहुत एक मध्यम वर्ग से थोड़ा सा नीचे जो बीपीएल परिवारों में देखें तो वाल्मीकि कॉलोनी वगैरह भी वार्ड नंबर 1 में आती है। हरिभाव उपाध्याय नगर का कुछ भाग भी वार्ड नंबर 1 में आ रहा है। तो एक तरह से पूरा जो मिनी अजमेर है उससे संस्कृति को समेटे हुए जो है वार्ड नंबर 1 स्थापित है। आप मुझे ये बताइए कि आप पहले तो अपना संक्षिप्त परिचय हमारे लोगों को दीजिए। आप बताइए अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वगैरह आप बताइए। देखिए साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं होराइजन हिंद का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो ये नई पहल शुरू की है और उस पहल के अंदर भी सबसे पहले उन्होंने मेरे को आमंत्रित करा, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं काफ़ी आज अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि एक शहर के जाने माने पत्रकार जो हैं उनके समक्ष मेरे को बैठकर और अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार खंडेलवाल है और मेरे पिताजी श्रीमान लेट श्री सीताराम जी खंडेलवाल थे। हमारा पुश्तैनी कारोबार जो था वो अभी भी है। शहर के अंदर आगरा गेट पे हमारी मिठाई की दुकान है। उसके अलावा मेरा खुद का छोटा सा एक व्यवसाय है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मैं कार्य करता हूँ। मकान बनाकर बेचने का, मकान बनाने का, लोगों के लिए काम करता हूँ। काम छोटा सा है लेकिन मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और मेरी शिक्षा जो है वो स्नातक है। मैंने महाविद्यालय के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके अलावा मेरे परिवार के अंदर मेरे 2 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है वो 19 साल का है, उसका नाम आर्यन खंडेलवाल है। वो संघ से प्रथम वर्ष शिक्षित है और विस्तारक रहा हुआ है। दूसरा बेटा मेरा जो है वो समर्थ खंडेलवाल है। वो 10वीं क्लास के अंदर केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय पार्ट 2 के अंदर अध्ययनरत है। वो भी IT से शिक्षित है। और मेरी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है। और छोटा सा परिचय मैं ये देना चाहूँगा कि मैं लगभग हर फील्ड के अंदर मैंने मेरी पूरी ऊर्जा दी है। मैं से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए हैं। मैंने अजमेर शहर के लिए लगभग 600 नुक्कड़ नाटक जो हैं वो किए हैं और निःशुल्क किए हैं। अजमेर की जनता को जागृत करने के लिए मैंने ऐसे काम किए हैं। उसके अलावा मैंने 3-4 स्टेज प्ले भी किए हैं। पृथ्वीराज चौहान की नगरीय पृथ्वीराज चौहान के अंदर भी मैंने स्टेज प्ले के अंदर उमेश कुमार चौरसिया जो प्रख्यात नाट्यवृंद है उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। उसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। श्री राम युवा सेवा समिति, जिसको कि लगभग शहर का हर आदमी जानता है, राहुल जायसवाल के नेतृत्व में ये समिति चल रही है। और उसके अंदर भी हमने बहुत से काम किए हैं। कन्याओं को भोजन कराना है, जूते बांटना है, कंबल बांटना है, बैग वगैरह बांटना है। ऐसी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो व्यापारिक संगठन है, 180 दुकानदारों का व्यापारिक संगठन है, वहाँ पर मैं लगातार 15 साल से सचिव हूँ। और उसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर मैं लगातार रुचि लेता रहा हूँ। देखिए, ये इनका संक्षिप्त परिचय था। सुन के लगता है दिनेश काफ़ी काम किए हो आप। लेकिन एक बात बताओ, आपने कहा कि आप ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में
राजनीति का तो मतलब अन्यथा न लीजिए कि आप जब ग्रेजुएट हैं तो आप और भी कोई काम कर सकते थे, आप काम करते ही हैं, आप बता रहे हो, लेकिन राजनीति का इंटरेस्ट क्यों? देखिए सर, अब वो ज़माना चला गया जब राजनीति केवल उन लोगों के लिए थी जिनके पास कोई काम नहीं था या जिनको सिर्फ पैसा कमाना था, नहीं था उनको पैसा कमाना था तो वो राजनीति में आ जाते थे। परिप्रेक्ष्य बदल गया है। आजकल राजनीति सेवा का एक उद्देश्य हो गया है। यदि किसी को, हमारे जैसे युवाओं को यदि मंच मिले, जैसे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तेजस्विनी जो है सूर्या, उसको पूरे भारत का युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे मंच जो मिलता है युवाओं को, तो नई नई जागृति से वो आम पब्लिक के लिए काम कर पाते हैं। और मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा होना आजकल पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्थितियों को बखूबी संभाल सकते हैं। सही। अच्छा, आपके वार्ड की, आपकी नज़र से देखिए, आपके वार्डवासी भी, आपके इष्ट मित्र सब ये लाइव देख रहे होंगे। आप बताइए कि आपके वार्ड की, आपकी नज़र में आपके वार्ड के अभी पार्षद कौन है? हमारे वार्ड के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र जैन मित्तल है। महेंद्र जैन मित्तल। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपकी नज़र से आपके वार्ड की अभी तक ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी भी खड़ी है? मतलब आप आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं बताइए आप। देखिए सर, हालांकि महेंद्र जैन मित्तल जी ने काम किया, और हमारे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान वासुदेव जी देवनानी, जिनको देख करके मैं राजनीति के अंदर आने में इच्छुक हुआ, उन्होंने वार्ड नंबर 1 के लिए इतना कार्य किया है। लगभग उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन आज अगर वार्ड नंबर 1 है तो बहुत अच्छी वार्डों के अंदर उसकी गिनती आती है। तो देवनानी जी के सहयोग से, महेंद्र जैन मित्तल के सहयोग से वार्ड में काफ़ी विकास हुआ है, परंतु कुछ अभी समस्याएं हैं जो यथावत हैं। जैसे मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो हमारा ज्ञान विहार जो है, ज्ञान विहार के अंदर आप देखिए वो जो सड़क है, जो 80 फुट 60 फुट रोड सड़क है, आज उसकी स्थिति बदहाल है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस स्थिति को सुधारना चाहिए, क्योंकि शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारिक तबका जो है वो एक अच्छे डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, अच्छे व्यापारी जो वहाँ रहते हैं, और उनके लिए अगर हम मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा पाएँ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। उसके अलावा वहाँ वाल्मीकि बस्ती आती है। वाल्मीकि बस्ती में आज भी मैं महसूस करता हूँ कि लिटरेट लोग नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं पहुँचनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँची। जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं जो हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सरकार ने पैसा बहुत दिया, लेकिन वहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करना में कहीं ना कहीं हम लोग जो है पूर्व पार्षद जी जो हैं वो शायद पीछे रह गए। उसके अलावा लोहार बस्ती है। लोहार बस्ती के अंदर भी अभी शहर के मध्य में होने के बावजूद भी लोहार बस्ती की स्थिति मेरी नज़र में ठीक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मुख्य चीज़ें हैं, इन चीज़ों में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सुधार करना चाहूँगा। तो ये चीज़ ये तो आपने समस्या बताई, आपका समाधान किस रूप से करोगे? देखिए भाई साहब, मेरा थोड़ा सोचने का नज़रिया अलग है। हर व्यक्ति का अपना अलग नज़रिया होता है सोचने का। मेरा पार्षद बनने का सोचने का नज़रिया अलग है। अभी क्या है कि जब पिछली बार महापौर जी थे, उन्होंने बहुत क्रांतिकारी निगम के अंदर कार्य किए। उन्होंने जो कचरा जो है घर घर संग्रहण करने की व्यवस्था करवा दी। उन्होंने जो स्थायी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनकी नियुक्ति दे दी। पार्षद केवल, आप ये समझते हैं पार्षद केवल नाली बनाने का, रोड बनाने का या कचरा उठाने का काम करे, तो मैं समझता हूँ ये अब आजकल बिल्कुल जनरल चीज़ें हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि यदि अगर आप कोई जनप्रतिनिधि चुने तो उस जनप्रतिनिधि का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस वार्ड के अंदर, आपके वार्ड में जो प्रतिभाएं हैं, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता, तो मैं चाहता हूँ पार्षद उन व्यक्तियों को निकाले। और जैसे आप, मेरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा उदाहरण है, जैसे आप सपोज करो आपके वार्ड के अंदर 20 कोचिंग सेंटर चलते हों। अगर आप किसी गरीब तबके के व्यक्ति को उठाकर, जो पढ़ने के अंदर अच्छा है, 2 स्टूडेंट है, और आपने एक कोचिंग सेंटर के अंदर मुफ्त के अंदर उसका एडमिशन करवा दिया, तो 20 कोचिंग सेंटर के अंदर आपने 40 प्रतिभाएं जो उनको मंच दे दिया, तो भविष्य में जाके वो अपना खुद का और अपने समाज का विकास कर पाएंगे, बल्कि समाज को मूल धारा में भी ला पाएंगे। मेरा ऐसा सोचना है। दूसरा मेरा ये सोचना है कि जो सरकारी योजनाएं, जैसे सेंट्रल से हमारे पास योजनाएं आती है, जो हमारे पास राज्य सरकार उनको जो योजना देती है, वो उन लोगों तक हम पहुँचाएँ जो वास्तव में इसके हकदार हैं। ऐसा नहीं हो कि यार कांग्रेस की योजनाएं हैं तो बीजेपी वाला जाके उसका समर्थन नहीं करेगा। नहीं, वो योजनाएं न कांग्रेस की है न बीजेपी की है, वो योजनाएं पब्लिक की है। जो पब्लिक के टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट के पास में जमा होता है, उस टैक्स को आप आम पब्लिक के लिए सरकार खर्च करती है। तो हमारा ये उद्देश्य और हमारा ये फर्ज बनना चाहिए कि हम उन योजनाओं को उन निचले तबके तक, अंत्योदय योजना तक हम उसको पहुँचाएँ। तो मैं अगर पार्षद बना तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि
जरूर सड़कें नालियों का निर्माण, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हो, लेकिन साथ में जो वार्ड के अंदर जो लोग हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत है और जिन चीज़ की ज़रूरत है, किसी को प्रतिभा की ज़रूरत है, किसी को फंड की ज़रूरत है, किसी को शिक्षा की ज़रूरत है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा ताकि मेरे वार्ड का समग्र विकास हो सके। तो ये थे दिनेश खंडेलवाल। दिनेश खंडेलवाल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो वाकई एक नेक नीयत रखते हैं और सेवा के लिए तत्पर हैं। हम चाहेंगे कि भाजपा दिनेश खंडेलवाल जैसे युवाओं को आगे बढ़ाए और हमारी शुभकामनाएं हैं दिनेश जी आपको। फिर मिलेंगे अगले वार्ड के दावेदार से बहुत जल्दी। जय श्री कृष्ण।